बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग, आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। तो हेमा मालिनी अपने पति धर्मेंद्र की याद में आज दिल्ली में एक प्रार्थना सभा कर रही हैं। इसमें हेमा मालिनी के साथ उनकी बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल मौजूद हैं। ये प्रार्थना सभा दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की गई है। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया बीकानेर में। तो वो मुझे हमेशा कहते थे बहुत दूर पड़ता है लेकिन मैं जाता हूँ, मैंने ये किया वो किया। ऑल दिस थिंग ही यूज्ड टू नरेट मी व्हाट ऑल ही डिड इन बीकानेर। सो आई यूज्ड टू रियली एंजॉय लिसनिंग टू हिम एंड ही वाज टेकिंग लॉट ऑफ इंटरेस्ट, बट ज्यादा रुचि नहीं था। बट फिल्म में जो काम करने का जो मजा उनका था वो डेफिनेटली नॉट इन पॉलिटिक्स। ही वॉज नॉट मेंट फॉर पॉलिटिक्स डेफिनेटली, बट स्टिल ही ट्राइड एंड ही डिड ए वंडरफुल जॉब आई विल से। उसी वक्त मुझे भी मथुरा से 2014 में मथुरा की लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 2014 और 2019 दोनों में धर्म जी मेरे लिए चुनाव प्रचार के लिए मथुरा आए, ब्रजवासियों से मिले और मेरी जीत का मार्ग को प्रशस्त किया। कभी कभी मन ही मन मैं अपने भाग्य के बारे में सोचकर हैरान भी होती हूँ और खुशी भी होती है। जिस शख्स के साथ मैंने कई फिल्मों में प्यार का अभिनय किया वही मेरे जीवन साथी बन गए। हमारा प्यार सच्चा था तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत थी और हम दोनों ने शादी की। वो मेरे लिए एक बहुत ही समर्पित जीवन साथी बने। वो मेरे लिए प्रेरणादायक एक मजबूत स्तंभ बनकर हर क्षण हर कदम पे मेरे साथ खड़े रहे। मेरे हर निर्णय में उनकी सहमति रही। मेरी दोनों बेटियां ईशा और आहना, इनके लिए एक वात्सल्य के भरे एक पिता बने, बहुत प्यार दिया और उनको सही समय पर उनकी शादी भी कराई। हमारे 5 ग्रैंड चिल्ड्रन उनके लिए बहुत प्यारे नानू बनकर बहुत प्यार करते थे और हमारे बच्चे भी बहुत दे वर मैड आफ्टर नानू। और धर्म जी उसे देखकर इतने खुश हो जाते थे छोटे छोटे बच्चों को और मेरे से कहे कि ये देखो ये हमारी बहुत सुंदर एक फुलवारी है, इसे हमेशा प्यार और सहज कर रखना इसको। और आइए अब खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। 6 दिसंबर की वो रात गोवा के लिए किसी काल से कम नहीं थी। नाचना गाना हो रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, तभी एक छोटी सी चिंगारी उठती है और बर्च बाय रोमियो लेन क्लब आग की लपटों में समा जाता है। लेकिन क्या ये हादसा टाला जा सकता था? क्या वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे? क्लब के स्टाफ ने आग लगने के बाद क्या किया? इन सभी सवालों से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं। एनडीटीवी ने गोवा अग्निकांड की पीड़िता से बात की और उन्होंने जो खुलासे किए वो चौंका देने वाले। मेरा पूरा परिवार एक झटके में, उनकी कुछ लापरवाही की वजह से पूरा परिवार मेरा तबाह हो गया सर। गोवा में जो दर्दनाक हादसा हुआ उससे पूरा देश सहम गया। पार्टी करने, छुट्टी मनाने के लिए भारत के लोगों की पहली पसंद गोवा होती है। हर साल करोड़ों पर्यटक गोवा पहुंचते हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी आते हैं। 6 दिसंबर की रात गोवा के इतिहास के लिए एक काली रात से कम नहीं है। क्लब में नाच गाना चल रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, डांसर बेली डांस कर रही थी। तभी एक छोटी सी चिंगारी उठती है और देखते ही देखते 25 लोगों की मौत का काल बन जाती है। आपको उस हादसे की पीड़िता भावना जोशी की दर्द भरी गुहार सुनाती हैं। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब वो अपने परिवार के साथ क्लब में मौजूद थी और अपने ही फोन से वीडियो बना रही थी। जहां एक वक्त पर नाच गाना हो रहा था वहां अचानक जश्न का माहौल मातम में बदल गया। जिस जगह बेली डांस हो रहा था उस जगह को आग की लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। हमसे पूछने आया कि आपकी रिजर्वेशन है। मेरे हस्बैंड ने बोला यस।
तो हमको वो टेबल पर लेके गए, उन्होंने हमें वहां बिठाया। वहां पे हमें हार्डली 15 मिनट्स 20 मिनट्स हमें बैठे हुआ था कि अचानक से वहां पर सब डांस चल रहा था, म्यूजिक चल रहा था, और अचानक से वहां पे जो गन फायर जो चलती है ऑन द ये जो डांस चल रहा था इस बीच में, तो कंटिन्यूअसली उसके चलने के बाद ही वो एक स्पॉट पर, वो पर्टिकुलर एक स्पॉट पर वो छोटा सा एक चिंगारी वहां पे उठा, और उसके बाद वो छोटी सी चिंगारी एकदम से पानी की तरह ऐसे फैली कि वो इतनी भयानक आग में बदल गई मैं। उसके बाद पता नहीं वहां पे एसी भी फटा, और बहुत ज्यादा देर बाद वहां पे सिलेंडर भी फटा, बहुत बहुत बुरा हाल हुआ मेरा। यानी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ। लेकिन क्या वहां आग बुझाने की कोशिशें की गईं? क्या सुरक्षा के कुछ कड़े इंतजाम थे? सुनिए क्या हुआ। सिर्फ एक उनकी छोटी सी लापरवाही की वजह से, जो उन्होंने अंदर अपने बार के अंदर जो प्रिकॉशंस नहीं लिए थे सेफ्टी पर्पस के लिए, ना तो उनका कोई इमरजेंसी एग्जिट डोर था, ना ही वहाँ पे कोई फायर अलार्म था, और ना ही वहाँ पे फायर कंट्रोल करने के लिए कोई भी अदर प्रिकॉशंस थे। इनफैक्ट वहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं करी, वो पहले अपनी जान बचा रहे हैं। जो वहाँ पे लोग फंसे हैं उनकी जान नहीं बचा रही, जो स्टाफ अंदर फंसा है पहले डांसर्स को, म्यूजिशियंस को, उनको बचाया जा रहा है। बाकी लोग जो खुद से निकले अपनी जान बचा करके वही सेफ हुए हैं सर, जो फंस गए वो अंदर ही रह गए। भावना जोशी की बातों से पता चलता है कि वहां सुरक्षा के कुछ पुख्ता इंतजाम नहीं थे। क्लब के स्टाफ को दूसरे लोगों की कोई चिंता नहीं थी, उन्होंने बस अपनी जान बचाई। मैंने अपने परिवार के 4 सदस्यों को खोया, जो मेरे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। मेरा पूरा परिवार एक झटके में, उनकी कुछ लापरवाही की वजह से पूरा परिवार मेरा तबाह हो गया सर। हम ऑलमोस्ट हम रोड में आ गए सर। जो मेरे हस्बैंड है, 2 परिवारों को चलाने वाले पूरे होल सोल थे वहाँ पे, हमारे पिलर थे वो, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब बताइए मैं कैसे 4 बच्चों को पालूंगी। मैंने भावना का दर्द कोई नहीं समझ सकता, उनका गुस्सा भी जायज है। एक ही झटके में उनका पूरा संसार उजड़ गया। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। मैम मेरे अंदर इतना आक्रोश है कि अगर मेरा बस चले तो मैं अभी उनको पकड़ के अभी मैं उनको मार डालूं, मतलब इतना आक्रोश है मेरे अंदर, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ खत्म कर दी, मेरी पूरी लाइफ, मेरा परिवार खत्म कर दिया उन लोगों ने एक झटके में। एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मेरा पूरा परिवार चला गया। अगर ये चीजें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो करते तो मैम आज ये हादसा नहीं होता। अगर उसी टाइम एट अ टाइम वहां पे उनके स्टाफ वाले अगर आग को बुझाने की कोशिश करते तो इतना बड़ा हादसा मैम होता ही नहीं। पर सबको पहले अपनी जान बचानी है, बाकी लोगों को मरते छोड़ देना है। इतना मतलब आगे लोग वहाँ के गवर्नमेंट के आगे, वहाँ के लोगों के आगे गिड़गिड़ाती रही, बस मैं बोलती रही कि मेरी हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो, बट किसी ने, एक सिंगल पर्सन ने मेरी कोई हेल्प नहीं की मैम वहाँ। भावना ने बताया कि आग को कंट्रोल भी किया जा सकता था, लेकिन किसी ने कोशिश ही नहीं की। अगर थोड़ा सा भी प्रयास किया होता तो ये घटना रोकी जा सकती थी। वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत छोटी सी माइनर सी चिंगारी थी। अगर वहीं पे कंट्रोल कर दी जाती तो वो इतना बड़ा रूप नहीं लेती। मगर वहाँ पे सब लोग अपनी जान बचाने में लगे हैं, स्टाफ अपने लोगों को बचाने में लगा हुआ है। कोई किसी के लिए की कोशिश नहीं कर रहा कि आग बुझाने की कोशिश की जाए। पहले आग को कंट्रोल में करना चाहिए था, धीरे धीरे लोगों को बाहर निकालना चाहिए था तरीके से, मैनेजमेंट तरीके से। मगर सिर्फ एक सिंगल डोर होने की वजह से कुछ लोग किचन की तरफ भाग रहे, जहाँ पे वहाँ पे भी कोई एग्जिट डोर नहीं था। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी धुएं की वजह से उनकी जान गई है, मेरी एक बहन की धुएं की वजह से जान गई है। बस मैं कुछ नहीं कर पाई, बस मैं सबसे मदद मांगती रही, किसी ने मेरी मदद नहीं करी। बस चीखती चिल्लाती रही, 4-4 5-5 घंटे वहाँ पर सबके आगे गिड़गिड़ाती रही, मेरी फैमिली को बचाओ, अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालो, प्लीज कुछ करिए, प्लीज कुछ करिए। लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं जलते हुए बाहर। भावना का कहना है कि अगर सिद्धार्थ और गौरव लूथरा को सजा नहीं मिली तो कानून पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सिद्धार्थ और गौरव लूथरा आग लगने के बाद विदेश भाग गए। इससे पता लगता है कि ये लोग कितने असंवेदनशील थे। इस तरीके का हादसा जो आपके परिवार के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो जी। तो सरकार को भी अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है सारी जगहों पर कि ऐसी बिल्कुल सर, बिल्कुल उठाना चाहिए सर, क्योंकि कई फैमिली रेस्टोरेंट में सब लोग फैमिली अपने टाइम स्पेंड करने जाती है, अपने परिवार को लेकर जाती है। अगर कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसका सारा प्रोटोकॉल्स होना चाहिए ना वहाँ पर। लोग वरना क्यों जाएंगे ऐसी जगह पर, अपने घर पे ही नहीं बैठे रहेंगे सर।
ऐसे लोगों को खोलना ही नहीं चाहिए रेस्टोरेंट। जो अगर रूल्स फॉलो नहीं कर सकते तो उन लोगों को कुछ बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। पैसा कमाओ, लेकिन कम से कम किसी की जान तो मत लो। सबकी जान की कीमत है, जैसे आपकी जान की कीमत है, सबकी जान। उनके परिवार का कोई सदस्य जाता है, उनको कैसा लगता सर? जो ये लूथरा ब्रदर्स जो भागे हैं, अगर यही अगर ये मिस हैपनिंग उनके परिवार के साथ होती, वो कैसा करते सर? वो तो हंगामा कर देते अगर यही सब उनके साथ होता। लेकिन उनके साथ नहीं हुआ ना, उन्होंने किया है दूसरों के साथ। उन्होंने 25 परिवारों को मारा है। मैं तो यही बोलूंगी उन्होंने मारा है, क्योंकि उनकी पूरी लापरवाही थी सर। उन्होंने मारा है इन सबको। गोवा क्लब अग्निकांड मामले की जांच जारी है। इस बीच खबर है कि बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है। हादसे के बाद दोनों भाई दिल्ली से थाईलैंड के लिए रवाना हो गए। थाईलैंड के फुकेट में जा छिपे। हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स की पहली तस्वीर भी सामने आई है। 6 दिन की लुका छिपी और लूथरा ब्रदर्स का खेल खत्म। गोवा अग्निकांड के बाद से बर्च बाय रोमियो लेन क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा फरार थे। आग लगने की घटना के बारे में पता लगते ही दोनों इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन ये लुका छिपी का खेल ज्यादा नहीं चल पाया। ये तस्वीर फुकेट के उस होटल की है जहां दोनों भाई छुपे बैठे थे। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। गोवा अग्निकांड में जांच एजेंसियों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। उत्तरी गोवा के अरपुरा में 6 दिसंबर की रात बर्च बाय रोमियो लेन में भीषण आग लग गई थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बताते हैं कि कैसे विदेश भागने की पूरी प्लानिंग की गई और कैसे दोनों भाई जांच में फंसते चले गए। 7 दिसंबर को क्लब में आग लगी, 25 लोगों की मौत हो गई। आग लगते ही प्लान बनाया। लूथरा ब्रदर्स ने भागने का प्लान बनाया। मेक माई ट्रिप पर लॉगिन किया। हादसे की रात 1 बजे टिकट बुक किया। दिल्ली से थाईलैंड का टिकट लिया। सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट से भागी। 25 लोगों की मौत के गुनाहगार लूथरा भाइयों को भारत लाकर सबसे पहले गोवा पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करेगी, जहां से उनका रिमांड लिया जाएगा। और रिमांड के दौरान इस पूरे मामले में उनकी क्या भूमिका है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, ये सब तय होगा। जैसे ही ये खबर सामने आई कि दोनों भाई विदेश भाग गए हैं, पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया। दोनों को ट्रैक करने की सारी कोशिशें शुरू हो गई। थाईलैंड पुलिस को अलर्ट किया गया। दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। इंटरपोल ने ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। एनडीटीवी के पास ब्लू कॉर्नर नोटिस की तस्वीर है। दोनों भाइयों के लिए मुश्किलें बढ़ गई। पार्टनर अजय गुप्ता को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दोनों का पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया। फुकेट से दोनों को हिरासत में लिया गया। दोनों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया। दिल्ली वापस लाने की तैयारी जारी है। गोवा होटल अग्निकांड मामले में फरार लूथरा ब्रदर्स को पकड़ने के लिए इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाया गया। पहले दोनों भाइयों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ। उसके कुछ ही समय में दोनों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया गया। और जैसे ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, वैसे ही दोनों भाइयों के पासपोर्ट सस्पेंड हो गए। और पासपोर्ट सस्पेंड होते ही थाई पुलिस को इसको अलर्ट किया गया और थाई पुलिस ने दोनों भाइयों को डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया। वहीं दूसरी तरफ कल लूथरा ब्रदर्स के तीसरे पार्टनर अजय गुप्ता को भी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। ट्रांजिट रिमांड पर लेट नाइट उनको गोवा लाया गया और आज गोवा में कोर्ट में पेश करने के बाद 7 दिन की रिमांड पुलिस को मिली है। इस अग्निकांड के तीनों आरोपी अब गोवा पुलिस के शिकंजे में माने जा रहे हैं। इस बीच दोनों भाइयों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कई हथकंडे अपनाए। सबसे पहले हादसे के बाद भाग गए। तुरंत देश छोड़ने का प्लान बनाया। कुछ ही घंटों में थाईलैंड पहुंच गए। खुद को फंसता देख एक और प्लान बनाया। दिल्ली में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। रोहिणी कोर्ट में 4 हफ्ते की अग्रिम जमानत याचिका दायर। कहा कि विदेश आए हैं, भाग नहीं रहे। क्लब के संचालन से लेना देना नहीं था। ड्राइवर के नाम पर सिम लिया हुआ था। सिद्धार्थ और गौरव लूथरा कितने शातिर थे
कि जैसे ही गोवा के इनके नाइट क्लब में आग लगी, उसके 1 घंटे बाद ही इन्होंने भारत से भागने का मंसूबा बना लिया था। यही नहीं, जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तब ये पता चला कि ये जो सिम कार्ड यूज़ कर रहे थे ये किसी दूसरे के नाम था और इनकी जो कई सारी शेल कंपनियां थीं ये एक ही पते पर रजिस्टर्ड थीं। यहाँ तक कि भागने से पहले इन्होंने अपने आलीशान मकान में खड़ी कई लग्जरी गाड़ियों को भी अलग अलग ठिकाने पर पार्क कर दिया। तो वहीं एनडीटीवी के पास एक और एक्सक्लूसिव जानकारी आई है। सिद्धार्थ और गौरव लूथरा कितने शातिर थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वो अपने ड्राइवर का फोन इस्तेमाल कर रहे थे। एनडीटीवी की टीम जब सौरभ लूथरा के फोन के पते पर पहुंची तब पता चला कि रामहरि सिंह के नाम पर सिद्धार्थ लूथरा ने सिम ले रखा था। रामहरि सिंह घर पर नहीं मिले, लेकिन एनडीटीवी ने उनसे फोन पर बात की। रामहरि सिंह जी, आपके नाम से ये सिद्धार्थ लूथरा मोबाइल फोन चलाता था, आपको नॉलेज था कि नहीं था? नहीं, मेरे को तो सर जी वो नौकरी उनके 5-7 साल पहले करते थे। 5-7 साल पहले करते थे? हाँ, तो लॉकडाउन से पहले ही मैंने छोड़ दिया था, तो आईडी लेकर के नहीं वैसे करते हैं लोग। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे नौकरी के लिए दिया जाता है, वैसे मैं दे दिया था नौकरी के। उनके यहाँ ड्राइवरी करते थे पहले। तो आप सोचिए, ये सिद्धार्थ लूथरा के ड्राइवर थे, लेकिन इनके कागज का इस्तेमाल करके सिद्धार्थ लूथरा ने इनके नाम से मोबाइल सिम अलॉट करवा लिया। अच्छा रामहरि सिंह जी, उसके बाद से उन्होंने कभी बुलाया, आप गए नहीं कभी? ना, नौकरी छोड़ने के बाद सर जी कोई जरूरत नहीं पड़ती है कभी आने जाने का। अच्छा, आप रामहरि जी कितने दिन वहाँ नौकरी की है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? ऐसे ही किए थे सर जी। अच्छा, तो आपके साथ उनका कैसा, मतलब ठीक ठाक था? कोई ऐसा कभी कोई आपको लगा हो कुछ? सर जी ऐसा कुछ नहीं, वो लॉकडाउन से पहले वो लोग वो कर दिए तो मैं अपना काम ढूंढने लगा, फिर बैठा रहा। ऐसा कुछ नहीं था। प्रूफ टाइम में आपको पता है, ये प्राइवेट जॉब में कहते हैं कि ये दीजिए वो दीजिए, तो आदमी देता है प्रूफ। थाईलैंड की पुलिस ने अब दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया है और जानकारी दी है। सूत्रों से खबर है कि जल्द ही भारत की एजेंसियां थाईलैंड जाएंगी और दोनों आरोपियों को अपनी कस्टडी में लेकर भारत आएंगी। इधर कल लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली की अदालत में एक एंटीसिपेटरी याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत याचिका की मांग की है। कोर्ट में लूथरा के वकील ने दावा किया कि इनकी 27 से ज्यादा जगहों पर रेस्टोरेंट चेन है और उनकी जिम्मेदारी मैनेजर संभालते हैं। अब दोनों के भारत वापस लाए जाने का इंतजार है। लूथरा भाइयों को ये लगता था कि वो थाईलैंड जाने के बाद किसी और देश में चले जाएंगे और इस तरह से गिरफ्तारी से बच जाएंगे, लेकिन वो जिस रफ्तार से भागे उससे दुगनी रफ्तार से भारतीय एजेंसियों ने काम किया। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को ट्रायल कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने बहन की शादी में शामिल होने के लिए राहत दी है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ खालिद को 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी है। तो उमर खालिद को मिली है अंतरिम जमानत। आशीष भार्गव मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस बड़ी खबर पर और क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, तो 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ये राहत उनको दी गई है, अंतरिम जमानत ये है और सशर्त ये जमानत दी गई है करकरडुमा कोर्ट के द्वारा। क्योंकि बहन की उनकी शादी है इसलिए अंतरिम जमानत मिली है 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक। और जो है 29 दिसंबर की शाम को उनको सरेंडर करना होगा। रिहाई के लिए कड़े निर्देश भी जारी किए गए उनको कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, न किसी गवाह से संपर्क करेंगे, अपने परिवार के सदस्य रिश्तेदारों के साथ ही वो सिर्फ मिल सकते हैं। और ये भी कहा है कि वो अपने घर पर रहेंगे या शादी जहां जहां जो संबंधित कार्यक्रम होंगे वहीं पर जाएंगे। तो ये कड़ी शर्तें हैं। 29 को उनको दोबारा से फिर जेल जाना पड़ेगा। और इधर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उनकी जमानत के मामले में फैसला सुरक्षित कर रख लिया था, जिस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले हफ्ते में या जनवरी में नए साल पर आ सकता है। जी शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए आशीष। तो उमर खालिद को अंतरिम जमानत मिली है और सशर्त ये जमानत दी गई है। बहन की शादी में शामिल होने के लिए जमानत दी गई है। बढ़ते हैं आगे। रोमियो लेन के मालिक लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में ले लिया गया है। फुकेट में दोनों को पकड़कर डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उनको अब भारत लाने की तैयारी की जा रही है।
अग्निकांड के बाद से फरार लूथरा ब्रदर्स को आखिरकार हिरासत में ले लिया गया है। दोनों फुकेट में छुपे बैठे थे। वहां की पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और अब भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। थाईलैंड में एनडीटीवी की टीम मौजूद है। जिस पुलिस स्टेशन में लूथरा ब्रदर्स को रखा गया था, वहां हमारी सहयोगी तेजश्री पहुंची। तस्वीरें हम आपको उस पुलिस थाने की दे रहे हैं जहां पर इस वक्त उन्हें रखा गया है। बता दें कि ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था, जिसके कारण उन्हें यहां पर डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। अब हिरासत में लिए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये देखिए, ये तस्वीरें उसी पुलिस थाने की है, उसी पुलिस स्टेशन की है फुकेट की, जहाँ से एनडीटीवी इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। और अब कुछ ही देर में यहाँ से निकाल कर इन्हें इमिग्रेशन सेंटर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आगे की प्रक्रिया की जानी है। याद रखिए, आगे की प्रक्रिया में डिपोर्टेशन होना है, क्योंकि जब बात एक्स्ट्राडिशन की आती है तो तमाम लीगल और कानूनी प्रक्रिया होती है, इसीलिए डिपोर्टेशन का रास्ता चुना जाएगा। क्योंकि याद रखिए, ब्लू कॉर्नर नोटिस जिस तरह से भेजा गया, और भारत सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द जो दोनों आरोपी हैं इस पूरे मामले में जो फरार हुए, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाए। और इसीलिए ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से थाईलैंड सरकार पूरी तरह से यहाँ पर थाईलैंड के जो अधिकारी हैं वो भारत के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में और मदद भी कर रहे हैं। हमने तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से 2 तस्वीरें आई, उसमें हमने देखा कि किस तरह से उनको हथकड़ी पहनाते हुए, हथकड़ी पहनी हुई है और उनके हाथ में पासपोर्ट है, जिस पर हम देख भी सकते हैं कि पासपोर्ट सस्पेंडेड है, उसका भी उस पर चिन्ह नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। दोनों भाइयों को पुलिस स्टेशन से इमिग्रेशन ऑफिस ले जाया गया। एनडीटीवी की टीम इस वक्त फुकेट इमिग्रेशन डिटेंशन सेंटर के बाहर मौजूद है। तस्वीरें हम बता रहे हैं उसी जगह की जहां पर लूथरा भाइयों को रखा गया है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा इसी जगह पर रखे गए हैं। काफ़ी सेंसिटिव जोन है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तारे भी लगाई गई हैं और सभी को यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जिनको आने की अनुमति है। एनडीटीवी इंडिया की टीम यहाँ आ पहुँची है और वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दे रही है, बताते हुए कि किस तरह से यहाँ पर इस डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। और यहाँ से पल पल की खबरें हम देते रहेंगे और कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से इन्हें ले जाया जाएगा। कब ले जाएगा हालांकि इस बात की फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ ही समय में ले जाया जा सकता है। और जब ले जाया जाएगा, कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके अलावा एनडीटीवी के पास ब्लू कॉर्नर नोटिस की पहली तस्वीर भी आई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की है। 9 दिसंबर को ये नोटिस जारी हुआ था। इंटरपोल के द्वारा ये नोटिस जारी हुआ था। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। फुकेट से लूथरा ब्रदर्स को सीधे गोवा लाया जा सकता है। गोवा पुलिस लूथरा भाइयों को लाने फुकेट जाएगी। दोनों को वापस लाने के लिए टीम तैयार हो गई है। प्रोसेस को मंजूरी मिलते ही टीम फुकेट चली जाएगी। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि गोवा पुलिस की एक टीम जो है वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि इस केस के अंदर हमने देखा कि दोनों भाई जो हैं, सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, दोनों को थाई अथॉरिटीज़ ने डिटेन कर लिया है। और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों भाइयों को गोवा की जो पुलिस टीम है वो वापस लेकर के आएगी। तो एक बार जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी होती है, यहाँ से गोवा से एक टीम जाएगी पुलिस की, जो करके दोनों भाइयों को वापस लेकर के आएगी। कोर्ट में लूथरा ब्रदर्स ने क्या कहा, आइए ये भी हम आपको बताते हैं। तो दरअसल उनकी तरफ से जो बातें रखी गई उसमें उन्होंने कहा कि मैं भी इंसान हूं, मेरे परिवार को भी धमकी दी जा रही है, मुझे परिवार को जलाने की धमकी दी जा रही है। बिना नोटिस गोवा में मेरा क्लब बुलडोजर से तोड़ा गया। हमारे बिजनेस से 1500 लोगों का घर चलता है। पूरे देश में मेरे 40 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। मैं तय नहीं करता हूं कि रेस्टोरेंट में क्या बनेगा। घटना के वक्त मैं 1000 किलोमीटर दूर था। मैंने लाइसेंस लिया है, लेकिन मैं ऑपरेशन इंचार्ज नहीं हूं। मुझे ऐसा बताया जा रहा है जैसे मैंने आग लगाई है। तो ये तमाम दलीलें, ये तमाम बातें लूथरा ब्रदर्स की तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किसानों के एक बड़े आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया। एक एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसान महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी फैक्ट्री परिसर में घुस गए और तोड़फोड़ आगजनी की। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच भी भीषण झड़प हुई, जिसमें कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया समेत कई लोग घायल हो गए।
जनी, तोड़फोड़, लाठीचार्ज, फूंक डाली गाड़ियां, हनुमानगढ़ में बवाल, हनुमानगढ़ जिले के टिब्बे क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में एथेनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर चल रहे विरोध ने अचानक हिंसक मोड़ ले लिया। सुबह से शांत दिख रहा माहौल दोपहर होते ही तनाव में बदल गया। हजारों की भीड़ बैरिकेड्स तोड़ते हुए फैक्ट्री परिसर की तरफ बढ़ी। भीड़ का आक्रोश इस कदर बढ़ा कि प्रदर्शनकारियों ने फैक्ट्री की दीवार तोड़ दी और टिन शेड में आग लगा दी। फैक्ट्री के बाहर खड़े 15 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ मचा दी गई। कारों, बाइक, एक जेसीबी मशीन में आग लगा दी गई। इस दौरान 3 जेसीबी और 2 अन्य वाहनों को भी तोड़ दिया गया। गाड़ियां जो खड़ी हुई हैं, ये अधिकतर इनमें पुलिस के जाब्ते की गाड़ियां थी, पुलिस के जवानों की गाड़ियां थी। आप देखिए कि हालत क्या हो गई है। पूरी तरीके से किसानों ने इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और ये सामने जो गाड़ी की आप तस्वीर देख रहे हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा कि जरा अंदर का भी दिखाएं। कुछ भी नहीं बचा है। यानी किस तरीके से किसानों ने अपना गुस्सा जो है वो इन गाड़ियों पर निकाला। और अगर हम यहाँ से दिखाना शुरू करें तो सबसे पहले आप इस बाइक को देखिए। इस बाइक को पूरी तरीके से जला दिया गया है। उसके बाद ये गाड़ी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, और इसके ठीक सामने आप देखिए एक के बाद 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां जो हैं आप इस समय एक कतार में देख सकते हैं। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की और लाठीचार्ज किया। हालात काबू से बाहर होते देख आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस कार्रवाई में 16 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कई किसानों के सिर, कंधे और पैर में गंभीर चोटें आईं। घायलों को हनुमानगढ़ और टिब्बी के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये वही एथेनॉल की फैक्ट्री है टिब्बी के राठीखेड़ा में, और इस वक्त कल की हिंसक प्रदर्शन के बाद यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आप देखिए तस्वीरें, बाहर अतिरिक्त जाब्ता जो है वो लगा दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इस फैक्ट्री में कल जिस तरीके से किसानों की जो महापंचायत हुई थी, उसके बाद पुलिस से टकराव के जो हालात बने, और फिर जो तस्वीरें हैं वो बहुत एक तरीके से डराने वाली कि कैसे यहाँ पर जो है किसानों ने तोड़फोड़ की। एथेनॉल फैक्ट्री का ये बाहरी दफ्तर है, और दफ्तर की एक तस्वीर आप देखिए कि जो प्रदर्शन हुआ है उसके बाद अंदर के हालात क्या हैं। और महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान यहां पर जुटे थे। किसानों ने यहां पर फैक्ट्री में घुसने की कोशिश की, पुलिस ने रोका, टकराव के हालात बने, और उसके बाद इस दफ्तर को आग के हवाले कर दिया गया। तोड़फोड़ हुई और ये उसके बाद जले हुए तमाम अवशेष यहां पर आप देख पा रहे हैं। आप अपना प्रतिनिधि मंडल भी आगे भेजें। स्थानीय प्रशासन को पहले से जानकारी थी कि विरोध में 5000 से ज्यादा लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए मात्र 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। भीड़ बढ़ने पर पुलिस बल तेजी से पीछे हटता दिखाई दिया। बैरिकेड्स टूटे, पुलिस और भीड़ के बीच पत्थरबाजी हुई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गांव वालों का कहना है कि इतने बड़े प्रदर्शन की तैयारी पहले से थी और प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर पर्याप्त इंतजाम नहीं किए। इसी लापरवाही की वजह से हालात बिगड़ गए और फैक्ट्री परिसर को नुकसान पहुंचा। कैसे गाड़ियां जो हैं, करीब 1 दर्जन गाड़ियां, जिसमें यहाँ की गाड़ियां भी थी, जेसीबी मशीन थी, वो आग के हवाले जो है किसानों ने कर दी। और इस टकराव में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। पुलिस देख रहे हैं इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए खबरों के सफर में बढ़ते हैं आगे। आपको एक बेहद चौंकाने वाली खबर बताते हैं। अगर आप भी यूपी में एक्सप्रेसवे से सफर करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं आपकी भी प्राइवेट वीडियो एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड ना कर ली जाए।
दरअसल मामला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का है, जहां एक कपल का अश्लील वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड करके उनसे वसूली की गई। यूपी एक्सप्रेसवे पर सावधान, सीसीटीवी में कैद प्राइवेट वीडियो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रिकॉर्ड हुए वीडियो। रोड सेफ्टी के लिहाज से सुरक्षित माना जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस इन दिनों सीसीटीवी कांड की वजह से चर्चा में है। अगर आप भी इस एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। सामने आया है कि इस एक्सप्रेसवे पर कपल्स के प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे थे। जानबूझकर जूम इन करके इन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा था और फिर उन वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेलिंग के जरिए वसूली की जा रही थी। इस कांड से पूरे इलाके में खलबली मच गई है। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल सोमवार 8 दिसंबर को सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हुए, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सफर करने के दौरान एक नवविवाहित कपल के निजी पलों का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी में कैद किया गया। पति पत्नी अपनी निजी कार में थे। एक्सप्रेसवे के एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष ने इस वीडियो को कैमरे में कैद कर लिया। इसी वीडियो को दिखाकर नवविवाहित पति पत्नी को उसने ब्लैकमेल कर 32,000 रुपए वसूल लिए और बाद में उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एनडीटीवी की टीम ने उस कंट्रोल रूम में जाकर ये देखने की कोशिश की जहां इन कैमरों की फीड देखी जाती है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स इन्हीं स्क्रीन्स पर आते हैं। कंट्रोल रूम में बने हुए इन स्क्रीन्स को देखिए। पूरे एक्सप्रेसवे पे हर 2 किलोमीटर पे बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और इन सीसीटीवी कैमरे के विजुअल्स को यहाँ जो एक्सपर्ट्स आपको बैठे हुए ऑपरेशंस करते हुए सिस्टम पे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग हर समय ट्रैक डाउन कर रहे होते। देखिए सीसीटीवी विजुअल्स यहाँ पर आ रहे हैं। ये एक्सप्रेसवे का लाइव करंट फीड है। आती जाती गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। सामने स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे लगातार ये प्रोसेस आती जाती गाड़ियों का दिखाई दे रहा है। दरअसल हर 2-2 किलोमीटर पर ये सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और हजारों हजार जो गाड़ियां यहां से गुजरती हैं, उनके टेक्नोलॉजिकल अपडेट, उनके संग क्या कुछ घटनाक्रम है उसे समझने के लिए लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हैं। और इसी स्क्रीन पर वो विजुअल्स, विवादों से भरे हुए वो विजुअल्स भी रिकॉर्ड हुए। कई ऐसी शिकायतें हैं, ऐसी बात शिकायतकर्ताओं की तरफ से सामने निकल के आ रही है, जहां इस कंट्रोल रूम से वीडियोस बनाए गए। प्राइवेट मूवमेंट्स जब थे, अलग अलग तरीके की एक्टिविटी में कई कपल्स इन्वॉल्व थे, उन वीडियोस को भी बनाया गया और इसके अलावा कई दूसरे भी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेलिंग की गतिविधियों को किया गया। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष का टर्मिनेशन कर दिया गया है और ट्रैफिक मैनेजर शशांक शेखर को भी टर्मिनेट करते हुए 2 और लोगों को हटा दिया गया है। ये थाना हलियापुर क्षेत्र अंतर्गत एक टोल प्लाजा पड़ता है, जिसपे एक वीडियो वायरल हुआ था एक कपल का। इस संबंध में थाना हलियापुर पे पुलिस की तरफ से वादी बन करके अभियोग पंजीकृत कराया गया था 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके आज उनको जेल भेजा जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक कपल तक सीमित नहीं है। 5 से 6 पीड़ितों ने मिलकर इसकी लिखित शिकायत सीएम योगी, सुल्तानपुर डीएम एसपी और एक्सप्रेसवे के आला अफसरों से की। पीड़ितों ने इसके सबूत भी दिए। पीड़ितों ने अपने शिकायत पत्र में बताया कि एटीएमएस का मैनेजर आशुतोष सरकार उर्फ आशुतोष विश्वास एक्सप्रेसवे पर लगे कैमरों से लोगों पर नजर रखता था। कोई अश्लील हरकत होने पर रिकॉर्ड करके उनके पास पहुंच जाता और उनसे वसूली करता था। मामला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हलियापुर स्थित टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है। हालांकि आरोपी मैनेजर खुद को बेगुनाह बता रहा है। जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा है हमारी गैर मौजूदगी में, वहाँ पे हमारे विभाग के कुछ साथी थे जिनके द्वारा ये वायरल किया गया और हमें फंसाया गया, हमें वहाँ से हटाने के लिए। इस मामले में आरोपित पूर्व टोल मैनेजर आशुतोष की माने तो उनका कहना है कि उसके ही साथ काम करने वाले कुछ सहकर्मी हैं जो नहीं चाहते कि वो वहाँ नौकरी करे। इसी कारण उसे साजिश कर फंसाया गया है। उसका कहना है कि उसके पास जो सबूत मौजूद है उससे वो इस मामले में निर्दोष साबित हो जाएगा। मुकदमा सर पीड़ित परिवार का हम साफ कहना है कि ना हमने कुछ पैसे लिया है, ना हमें उन्हें परेशान किया। उनका कोई आपत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और ये लोग जो कर रहे हैं यहीं के लोकल के कुछ लोग हैं, कुछ लड़के हैं जो नहीं चाहते कि मैं कार्य यहाँ करूँ, इसके लिए वो हटाने के लिए ये सारी चीज़ें साजिश रच रहे हैं।
कंट्रोल रूम में भी कैमरे लगे हुए हैं हमारे, जो कि अगर निष्पक्ष जांच हो तो उसमें पता चल जाएगा कि ये कौन कैमरा में रिकॉर्डिंग कर रहा है और कौन कहाँ गया है, क्या नहीं है, वो सब। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुए इस कांड से बवाल मचा हुआ है। मामला सिर्फ एक कपल का नहीं बल्कि कई जोड़ों का है। कई लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड करने की बात सामने आ रही है और ये मामला अब काफी तूल पकड़ रहा है और व्यवस्था पर काफी सवाल भी खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, लूथरा भाइयों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अग्रिम जमानत की याचिका खारिज की गई है। तो अग्रिम जमानत की याचिका लूथरा ब्रदर्स की तरफ से दायर की गई थी, लेकिन ये याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट से लूथरा ब्रदर्स को कोई राहत नहीं मिली है। हालांकि अपनी तरफ से कई बातें इनकी तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं और इनका ये कहना है कि जो भी ये हादसा हुआ, जो अग्निकांड हुआ, उसमें इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है। और ऐसे कई रेस्टोरेंट्स हैं देश भर में जिनके ये मालिक हैं, जिन्हें ये चलाते हैं, लेकिन उसके ऑपरेशंस में इनका कोई रोल नहीं होता है। हालांकि अपनी तरफ से पूरी दलीलें रखने की कोशिश इनकी तरफ से की गई है। अग्रिम जमानत की याचिका पहले ही दायर की जा चुकी थी, लेकिन अब वो याचिका खारिज हो चुकी है। लूथरा भाइयों को कोर्ट से कोई राहत फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। और अब बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बहराइच में पिछले साल हुई हिंसा के मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। दोषी सरफराज को फांसी की सजा सुनाई गई है। अन्य 9 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा। पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां हिंसा हुई थी। रामगोपाल मिश्र की हत्या के बाद बहराइच में हिंसा भड़की थी। वो मंजर, वो तस्वीरें बहराइच से उस दिन जो सामने आई थी, उसे शायद कोई भुला नहीं पाया हो। जबरदस्त हिंसा की आग में बहराइच जलता हुआ नजर आया था। और अब जो तमाम दोषी, जो अन्य दोषी हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है। पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान यहां पर हिंसा भड़की थी। और मेरे सहयोगी रणवीर जुड़ गए हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। रणवीर, कोर्ट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला आया है, इससे जुड़ी और क्या डिटेल्स आपके पास? देखिए, मैं बहराइच में हूं। अभी थोड़ी देर पहले बहराइच की अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि जो 10 लोग दोषी करार दिए गए थे पिछले साल की हिंसा में, उनमें सरफराज, जिसके पास से हथियार बरामद हुआ था, उसे फांसी की सजा होगी और बाकी जो 9 आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा है। साथ साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी इनके ऊपर लगाया गया है। और जो 3 आरोपी थे, वो 2 दिन पहले जब फैसला आया था तो उन्हें बरी कर दिया गया था। तो कुल 13 आरोपी थे, 13 में 3 बरी हो गए, 1 को फांसी की सजा और 9 लोग आजीवन कारावास की सजा कोर्ट सुनाई है। आप कोर्ट में देखिए, गहमा गहमी इस वक्त अंधेरा होने के बाद भी कितनी ज्यादा है। 13 अक्टूबर साल 2024, पिछले साल दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का दौर चल रहा था और बहराइच के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन में डीजे बजाने को लेकर एक मस्जिद के सामने विवाद हुआ था। और उस विवाद में एक युवक रामगोपाल मिश्रा, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसमें चूंकि उसे कई गोलियां लगी थी, इसलिए ये साबित नहीं हो पाया कि गोली चलाई किसने थी, लेकिन हथियार सरफराज के पास से बरामद हुआ था। इसलिए ये मानते हुए कि सरफराज उसमें सबसे बड़ा दोषी है, इसलिए उसको फांसी की सजा हुई है और जो बाकी 9 आरोपी हैं उन्हें उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। तो बड़ा फैसला। और फिलहाल अब इनके पास ये विकल्प है कि ऊपर की अदालत जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तो इनको कोर्ट की सजा के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बढ़ते हैं आगे। गुवाहाटी में अमेरिकी रैपर पोस्ट मलोन के कार्यक्रम में 2 विदेशी महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। महिलाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर इस बारे में जानकारी दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक विदेशी महिला ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि उसके और उसकी सहेली के साथ गुवाहाटी में छेड़छाड़ हुई है। दरअसल गुवाहाटी में अमेरिकी रैपर पोस्ट मेलोन का कॉन्सर्ट था। इस कॉन्सर्ट में काफी भीड़ आई थी और इसी कॉन्सर्ट में 2 विदेशी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। विदेशी महिला ने पोस्ट में वीडियो डालकर अपनी आप बीती बताई। ये वीडियो देखिए।
विदेशी महिला ने पोस्ट में ये लिखा कि सिर्फ 10 मिनट के बाद उन्हें भारी भीड़ में अपने लिए रास्ता बनाते हुए बाहर जाना पड़ा, क्योंकि वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही थी। असम के गुवाहाटी में अमेरिकी रैपर पोस्ट मेलोन के कॉन्सर्ट में 2 विदेशी महिलाओं के साथ इस छेड़खानी के मामले से काफी खलबली मच गई है। गुवाहाटी पुलिस ने कहा है कि पीड़िताओं ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस ने घटना के बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए उनसे संपर्क करने की कोशिश की और उन्हें मैसेज भी किया, लेकिन अब तक उन दोनों विदेशी महिलाओं में से किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। किसी भी तरीके से कोई भी तरह की कंप्लेंट ना पुलिस को ना ही बुक माई शो की हेल्प डेस्क को मिली। अगर उस समय में कोई भी कंप्लेंट मिली होती तो इमीडिएटली वी वुड हैव टेकन एक्शन ऑन इट। लेटर ऑन जब कल हम लोगों को वो पोस्ट देखने को मिली तो उसके बाद में मैंने और इसी के साथ देख रहा है इंडिया में आज के लिए मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे। तब तक के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ।